नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास और उसमें पढ़ेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, यानी किन किन साधनों से, किन किन माध्यमों से हम इतिहास को जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमने इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम कि प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। तो हमने इन स्रोतों को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। 3 भागों में हमने सोर्स को बांट दिया है, जिसमें कि पहला है साहित्यिक सोर्स, दूसरा है पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, इतिहास को जो साहित्यिक स्रोत है यानी कि जो लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको कहेंगे, जो हमारे यहाँ के लोगों ने लिखे हैं वो है साहित्यिक स्रोत, जिनको कि हमने 2 भागों में बांट दिया: धार्मिक और लौकिक। धार्मिक साहित्यिक स्रोत और लौकिक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक कौन से हैं? जिनसे हमें लोगों के धर्म के बारे में जानकारी हासिल हो कि लोगों का धर्म कैसा है, उनकी पूजा पद्धति कैसी है, उनके देवी देवता कौन कौन से हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य वो हैं जिनसे ये जो तत्कालीन राजा थे, शासक थे, जो साम्राज्य थे, उनके बारे में, उनका राजस्व नीति, उनकी कर नीति, उनके शासन चलाने का ढंग, प्रजा को यानी कि और उनको जो साम्राज्यवादी नीति है वो नीति, इन सारी जानकारियों को जो तत्कालीन लेखक होते थे उनके दरबार में या स्वतंत्र वो लिखते थे उसी के काल में, तो उसे कहा जाता है लौकिक साहित्य। और ये है, इसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण साहित्य वो है जिसकी रचना या जिनकी रचना ब्राह्मणों ने की है, और ब्राह्मणेतर साहित्य वो है यानी ब्राह्मणों के इतर, यानी कहते हैं ब्राह्मणों के अलावा जिन साहित्यों की रचना की है उन्हें कहा जाता है ब्राह्मणेतर साहित्य। इस ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, स्मृतियां आती हैं, महाकाव्य आते हैं और पुराण आते हैं। ठीक है, वेद आते हैं ब्राह्मण साहित्य में, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, महाकाव्य हैं, ये इन्हें कहा जाता है ब्राह्मण साहित्य, क्योंकि इन सब की रचना ब्राह्मणों ने की है। दूसरा जो साहित्य है उसे कहा जाता है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि इनकी रचना ब्राह्मणों ने लिखी। इनमें आते हैं बौद्ध साहित्य,
और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, मिलिंद पनु है, जातक कथाएं हैं, दिव्यावदान है, अशोकावदान है, दीपवंश है, महावंश है। ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, इन्हें बौद्ध साहित्य कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध हुए उनके आसपास यानी उनके ही काल में इनका सृजन हुआ है। दूसरा साहित्य है जैन साहित्य, जो जिनमें जैन धर्म से संबंधित घटनाओं को जिक्र किया गया है, जिसमें आचरण सूत्र है, आवश्यक सूत्र है, कल्प सूत्र है, भद्रबाहु जो भद्रबाहु ने लिखी कल्प सूत्र वो है, भगवती सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? परशिष्ट वर्मन है, इन्हें कहेंगे हम जैन साहित्य। आज सिर्फ इनकी जानकारी दी जा रही है, इनके बारे में जो वृहद जानकारी होगी वो अगले वीडियो में दी जाएगी आपको। तो ये हो गए ब्राह्मण साहित्य कौन से? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दूसरा जो सोर्स आता है इतिहास को जानने का वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि खुदाई में जो निकले हुए साक्ष्य हैं उन्हें कहेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसमें आएगा अभिलेख। अभिलेख कौन से हैं? जैसे जो अशोक के अभिलेख हैं, सबसे पुराने अभिलेख हैं अशोक के। इन अभिलेखों में वो आते हैं जो कठोर जगह पर हो, धातुओं पर हो, यानी पत्थरों पर हो, तो क्या कहते हैं? पाषाण पर या कठोर धातुओं पर या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की जाने वाले जो लेख हैं उन्हें कहेंगे हम अभिलेख, यानी शिलालेख। दूसरी में आएंगी मुद्राएं। हम मुद्राओं के जरिए से भी उस काल से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कनिष्क के समय के जो मुद्राएं मिली थी, हम उन मुद्राओं के सहारे से कनिष्क के जीवन काल की कुछ घटनाएं, कनिष्क के संबंध कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुद्राओं के बाद आता है स्मारक। इसमें जो बिल्डिंग है, जो मंदिर है, जिसमें जो बौद्ध विहार है, भवन है, उनसे भी जानकारी उस काल की हम हासिल कर सकते हैं। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। इनमें एक और आता है चित्र। ठीक है, चित्रों के जरिए से भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं उस समय की। और इसमें आता है मूर्ति। जो मूर्तियां खुदाई में मिलती हैं उनसे भी हम कार्बन डेटिंग के जरिए यानी C14 के जरिए हम ये जानकारी कर सकते हैं ये किस काल की मूर्ति है और किस काल में किस तरह की मूर्तियों का चलन था। ठीक है दोस्तों, ये तो है हमारे पुरातात्विक स्रोत। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि हमारे देश में जो विदेश से लोग आए थे उन्होंने अपने संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लिखे गए थे, उनको पढ़कर हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस जब वो आए थे तो यहाँ पर कैसा समाज था, सामाजिक कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन और धार्मिक कंडीशन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यूनानी साहित्य, यानी कि यूनान से जो आने वाले लेखक थे जिनमें हेरोडोटस है, जो जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका, जिनमें प्लिनी है, सिकंदर के समय आने वाला एक नियार्कस है, सिकंदर के बाद जो सेल्यूकस के समय आया था मेगास्थनीज है, जिसने जो कि बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है उसकी, जिसका के नाम है इंडिका। हालांकि मूल नहीं है वो, लेकिन उसके हम कुछ जानकारी उस और पुस्तकों के जरिए हम ले सकते हैं। मेगास्थनीज
ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे चीनी यात्री, जो चीन से हमारे देश में यात्रा करने के लिए आए थे, यानी कि बुद्ध को जानने के लिए आए थे, बुद्धिज्म को समझने के लिए आए थे, उनको पढ़ने के लिए आए थे। तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, जिसमें सबसे पहले आता है फयान। फायान यह कब आता है, यह प्रश्न आता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आता है। तो उसका उत्तर है कि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है, जिसकी पुस्तक है, जिसका यात्रा वृत्तांत है, जिसका नाम है फोक क्यों की। ठीक है। तो यहाँ की सामाजिक घटनाओं को, राजनीतिक घटनाओं को, धार्मिक घटनाओं को उसमें लिखा है उस पुस्तक में। दूसरा इसके बाद आता है वेनसांग, कई हानसांग, कई वेनसांग, कई वेनसांग, ठीक है, कई हेनसांग, तो कई नाम आते हैं। ये कब आता है, ये आता है हर्षवर्धन के काल में। कब आता है, हर्षवर्धन के काल में, 7वीं शताब्दी में आता है वेनसांग, जिसे हम, ये भी प्रश्न आता है कि यात्राओं का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्राओं का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। ठीक है। इसके बाद आता है इत्सिंग, इसके बाद आता है इत्सिंग। तो अगर क्रम में लगाना है तो क्रम में ऐसे लगाया जाएगा, पहले फायान आता है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का शासक रहा है उसके शासनकाल में भारत आता है। दूसरा है वेनसांग जो 7वीं सदी में यानी कि हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। तीसरा है इत्सिंग जो उसके बाद में, थोड़ा बाद में आता है। तीसरा आता है यूनानी, चीनी और अरबी, यानी हम कह सकते हैं मुस्लिम। जो मध्यकालीन समय है, इससे जो पहले वाले आने वाले समय वो है लेखक, वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें सबसे जो मुख्य नाम आता है वो आता है अल-बरूनी का। अगर मध्यकालीन को पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमें अल-बरूनी, जिसकी पुस्तक ही तहकीक हिंद, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। इन्होंने अपनी पूरी किताब में, पूरी पुस्तक में सिर्फ सामाजिक स्ट्रक्चर को रखा गया है कि उस समय जब ये आए थे तो उस समय भारत का जो सामाजिक ढांचा था, उनका ताना बाना था, उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, वो कैसे थी। ठीक है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, इसके द्वारा अपने चरम पर थी, जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, छुआछूत बहुत ज्यादा था। तो ये है अल-बरूनी। एक है अल-मसूदी, उसको अल-बरूनी आता है महमूद गजनवी के साथ। तो ये महमूद गजनवी यानी कि 11वीं-12वीं शताब्दी में ये आते हैं अल-बरूनी। इससे पहले आता है अल-मसूदी। अल-मसूदी जब राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश था तब ये अल-मसूदी आता है, और इससे भी पहले आता है सुलेमान। सुलेमान ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उस पर लिखा है काफी। तो ये है मुस्लिम, हालांकि और भी है इसमें, हसन निजामी है, निजामुद्दीन है, तो काफी है, लेकिन ये फेमस माने जाते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के लिहाज से। तो हमारे प्राचीन भारत के स्रोत कौन से हैं? तो पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत, जिसको कि हमने धार्मिक और लौकिक स्रोत में लिखा गया है। लौकिक स्रोत में हम जो अर्थशास्त्र है, इसमें हम जो राजतरंगिणी है, अष्टाध्यायी है, इनको हम, इसमें महाभाष्य है, मत्स्यकटिकम है, कालिदास की कई पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनको हम डालते हैं, इनको हम रखते हैं लौकिक साहित्य में। इनके बारे में विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, महाकाव्य आते हैं, और ब्राह्मणेतर में
जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, दीपवंश है, महावंश है, ठीक है, जातक कथाएं हैं, दिव्यावदान है, अशोकावदान है, मिलिंदपनो है, ये सब आता है बौद्ध साहित्य में। जैन साहित्य में भगवती सूत्र है, जैन साहित्य में कल्प सूत्र है, इसमें आवश्यक सूत्र है, आचरण सूत्र है, प्रशिष्ट वर्मन है, ये सब सारे के सारे आगम हैं, ये आते हैं जैन साहित्य में। तो ये है हमारा साहित्यिक स्रोत। दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें हमारे अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, जिसमें मुद्राएं हैं, जिसमें स्मारक हैं, जिनमें मूर्तियां हैं, जिसमें चित्र हैं। इनके द्वारा भी हम इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिनको हमें 3 भागों में बांटा गया है: यूनानी लेखक, चीनी लेखक और मुस्लिम लेखक, या कहते हैं अरबी लेखक। यूनानी लेखक में हेरोडोटस है, प्लिनी है, और जो मेगास्थनीज है, यूरोडोटस है, ये सब आते हैं यूनानी लेखक में। चीन में फायर है, जो कि विक्रमादित्य के समय आता है, भेनसांग है, हर्षवर्धन के काल में आता है, इत्संग है, उसके बाद में आता है। मुस्लिम में अलबरूनी है, अलमसूदी है, सुलेमान है, हसन निजामी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ा आपने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं हम दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।